नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार सहायक प्राध्यापक हिंदी शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा से हूँ। आज हम लोग एमए चतुर्थ सेमेस्टर के 6वें प्रश्न पत्र जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है उसके अंतर्गत एक इकाई हिंदी भाषा उपभाषाएं और उसकी बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने भारत देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है और संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। हिंदी का अपना एक इतिहास है। हम देखते हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी में एक प्रमुख कवि और प्रसिद्ध रचनाकार अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा और जाना होगा। हिंदी भाषा के उत्पत्ति और विकास में आने से पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ मुख्य बातों की चर्चा कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 400 बोलियों का इस्तेमाल जनजीवन में किया जाता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें हिंदी के बारे में चर्चा करना है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि भारोपीय परिवार की इस बोली की वैश्विक उपस्थिति बहुत बड़ी है और विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में इसका स्थान तीसरा है और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 80 करोड़ लोग इस बोली का इस्तेमाल करते हैं। अगर हिंदी और भारत में अगर उसकी स्थिति के बारे में हम बात करें तो लगभग 45% जनता की भाषा हिंदी ही है। इस हिंदी का विकास लगभग 1000 वर्षों में हुआ है और उसमें इसकी बोलियों को हम कतई भुला नहीं सकते। हिंदी की कुल मिलाकर 18 बोलियां हैं और उन बोलियों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि 4 कोस पे पानी बदले और 8 कोस पर वाणी। इस हिसाब से हमारे हिंदी भाषा क्षेत्रों में बहुत सारे बोलियों की उपस्थिति भी पाई जाती है। ये जो वर्गीकरण है इसका प्रमुख आधार ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में आए थे और उनका मुख्य काम अंग्रेज़ों के लिए हिंदी भाषा का अध्यापन करना था। तो ये वर्गीकरण मुख्यतः उन्हीं का किया हुआ है और इसमें आगे चलकर कुछ और सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वान भी आए जिन्होंने इसके बारे में कुछ और सुधार किए। लेकिन मुख्यतः हम जो पाते हैं कि हिंदी भाषा और इसकी उपभाषाएं और बोलियां, सबसे पहले आप ये तो जान लें कि बोली किसे कहते हैं। तो बोली जो छोटे स्तर पर प्रयोग की जाती है किसी एक क्षेत्र विशेष में, वहाँ के जन सामान्य में संवाद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं और इसका कोई लिखित स्वरूप नहीं मिलता। और बोलियों का ही जब विकास होता है, क्षेत्र का कुछ विस्तार हो जाता है और उसमें कुछ विकास काम हो जाते हैं विकास के, और उसका जब इस्तेमाल होने लगता है साहित्य वगैरह की भाषा में तो उपभाषा बन जाती है और इन सब का महासमुद्र भाषा के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी नाम मुख्यतः पड़ा है ये जो अरब क्षेत्रों से आक्रमणकारी आते थे, ये पहले अपने देश को सिंधु नाम से बोलते थे और उन्हीं के उच्चारण में इसका नाम हिंदू और उसी से इस बोली का नाम भी हिंदी पड़ा हुआ है। ये विकास का, ये इतिहास और उसके विकास का एक बड़ा सा प्रश्न है और हम इसके बारे में जो मुख्यतः चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि हिंदी की मुख्यतः 5 उपभाषाएं होती हैं जिनका विकास अपभ्रंश से 5वीं शताब्दी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल कहा जाता है। इसमें अपभ्रंश काल से ही प्राकृतों का विकास हुआ और इन्हीं प्राकृतों से विभिन्न बोलियों का भी विकास हुआ है। तो मुख्यतः ये प्राकृत जो थे जिससे इन 5 उपभाषाओं का जन्म हुआ और इन हम उपभाषाओं का नाम क्रमशः पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी हिंदी कहते हैं।
तो हम इस बात को समझ लें कि भारत के मुख्यतः 10 राज्य जो कि हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। मुख्यतः ये 10 भारत के हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं। तो इन बोलियों और उपभाषाओं की स्थिति इन्हीं में पाई जाती है। तो हम इसमें सबसे पहले आते हैं हिंदी की पहली उपभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी कही जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास सौसेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें मुख्यतः 5 बोलियां पाई जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। खड़ी बोली या कौरवी, दूसरे ब्रजभाषा, तीसरी बोली है हरियाणवी, चौथी बोली है बुंदेली और 5वीं बोली है कन्नौजी। इस अध्याय में हम लोग इन बोलियों के भौगोलिक विकास, विस्तार और उसमें उपलब्ध रचनाओं और साहित्यकारों के बाद में इसके बारे में चर्चा करने से हम जुड़े रहेंगे। तो हम सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की पहली बोली खड़ी बोली या कौरवी के बारे में बात करेंगे। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो जो खड़ी पाई का इस्तेमाल किया जाता है भाषा में, जहाँ भी राम का स्तर होता है वहाँ पे, और दूसरी बात इसमें जो खड़ापन पाया जाता है, उसके आधार पर इस बोली का नाम खड़ी बोली किया गया है। यह मुख्यतः दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है। इसमें अगर हम देखें तो क्षेत्र के हिसाब से देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है और जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी, एक सीमा तक इनका संबंध खड़ी बोली से ही जुड़ता है। तो ये पश्चिमी उपभाषा की पहली बोली जिसका नाम खड़ी बोली या कौरवी है। दूसरे नंबर की बोली का नाम ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा से तो आप निश्चित रूप से वाकिफ होंगे ही, क्योंकि ये हम साहित्य की बहुत समृद्ध और बहुत संपन्न बोली है। ब्रजभाषा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो गायों के क्षेत्र से हुआ है और ब्रजभाषा 84 कोस मंडल में फैला हुआ जो ब्रजमंडल है वहाँ की मुख्य रूप से ये बोली मानी जाती है। इस क्षेत्र में पशुपालन की प्रधानता रही है और इसी आधार पर इस बोली का नाम भी ब्रजभाषा हुआ है। इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और यह मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न बोली है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य की रचना होती रही है और सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, पद्माकर जैसे बहुत बड़े बड़े और महान रचनाकार इस ब्रजभाषा में हुए। तीसरे नंबर की बोली जिसका नाम हरियाणवी है। हरियाणवी यानी कि हरियाणा क्षेत्र की बोली है ये, और इसका विकास माना जाता है कि हरियाणा शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो जो मिलता है इसमें कि भगवान कृष्ण का यान द्वारिका जाते समय इसी मार्ग से होकर गुजरा था, और दूसरा हरा भरा अरण्य अर्थात जंगलों का प्रदेश था, और तीसरा जो है अहिर गुज्जरों का प्रदेश है, जिसके चलते इसका नाम हरियाणा पड़ा है। इसका विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरे इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप भी मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य मिलता है जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। जैसा कि आप जानते होंगे, आधुनिक समय में एक बड़े प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी
हरियाणवी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। चौथे नंबर की बोली है बुंदेली। बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर इत्यादि के आसपास के क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है। वहीं की बोली बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र मुख्यतः झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो ईसुरी के भाग बड़े प्रसिद्ध हुए जो कि बुंदेली बोली में ही पाया जाता है। हमारे लोक जीवन से जुड़ा हुआ एक काव्य खंड है आल्हा। आपने आल्हा और उदल की कहानी सुनी होगी, तो ये आल्हा भी बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी शैली में लिखा गया काव्य है जो कि बुंदेली से ही जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है। और एक पांचवी इसमें बोली जो है कन्नौजी। कन्नौजी मुख्य रूप से इसका क्षेत्र कन्नौज है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि जिलों में बोली जाती है। कन्नौजी का विकास भी अपभ्रंश की सौरसेनी शाखा से ही हुआ है और यह ब्रजभाषा से बहुत अधिक समान होती है। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य पाया जाता है जिसका कुछ अंश अभी प्रकाशित भी हो गया है। तो ये हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। अब इसके बाद हम पूर्वी हिंदी के बारे में बात करेंगे। पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी बोली अवधी मानी जाती है। अवधी अर्थात अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम अवध कहा जाता था, उससे जुड़ी हुई है। और अवधी का क्षेत्र मुख्यतः लखनऊ, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इत्यादि जिलों में बोली जाती है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके प्रसिद्ध कवियों में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन, तुलसीदास, उस्मान वगैरह प्रमुख हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि अवधी एक बहुत बड़ी बोली के रूप में उभर के आई है साहित्य में और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ भी अवधी भाषा में पाया जाता है। तो इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है जिसके अंतर्गत ये पहली बोली अवधी पाई जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के आने वाली पूर्वी हिंदी में दूसरी बोली का नाम बघेली है। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा का क्षेत्र तथा इसका आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता था और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहा जाता है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है, जबकि जनमत इसे एक अलग बोली के रूप में मानता है। इसे हम दक्षिणी अवधी भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र मुख्यतः रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य पाया जाता है। पूर्वी हिंदी के तीसरी प्रमुख बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का नाम आता है, जिसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है और इसका क्षेत्र मुख्य रूप से सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर इत्यादि है। छत्तीसगढ़ी में प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य पाया जाता है और आधुनिक काल में भी इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन हो रहा है। तो ये पूर्वी हिंदी की मुख्य 3 बोलियां हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और भाषा जिसका नाम राजस्थानी है। उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 4 बोलियों का समावेश है, जो कि इस प्रकार हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान यानी कि जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका भी विकास हुआ है
मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। आपको मारवाड़ी बोली की एक प्रसिद्ध कवयित्री मिलेंगी जिनका नाम की मीराबाई है, और आधुनिक समय में भी इसमें बहुत सारे रचनाकार उपस्थित हैं और एक प्रचुर साहित्य के रूप में इसका विकास हो रहा है। दूसरी बोली है उत्तरी राजस्थानी या मेवाती। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र है। इसमें मेव जनजाति के लोग रहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम मेवाती पड़ा है। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी भी मिलती है, जो कि गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर हरियाणवी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य पाया जाता है और इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। इसके अंतर्गत और तीसरी बोली जो है वो पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी है। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाने वाली यह बोली, जिसका प्रतिनिधि रूप जयपुरी है और इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। जयपुरी का एक दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी है, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका भी विकास हुआ है और इस बोली में केवल लोक साहित्य पाया जाता है। इसके अंतर्गत एक चौथी बोली दक्षिण राजस्थानी या मालवी भी पाई जाती है, जिसका क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास का क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। इसका विकास भी सौरसेनी से ही हुआ है और इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य पाया जाता है। इसके बाद अब हम उपभाषा के रूप में पहाड़ी हिंदी का नाम लेंगे, और पहाड़ी हिंदी में मुख्यतः 3 बोलियां पाई जाती हैं, जिनमें पश्चिमी पहाड़ी या नेपाली प्रमुख है। पश्चिमी पहाड़ी बोली जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य पाया जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसके अंतर्गत दो बोलियां पाई जाती हैं, ये है कुमायूनी और गढ़वाली। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका भी विकास हुआ है और जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट है, इसमें गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। वस्तुतः यह गढ़वाली और कुमायूं इन 2 बोलियों का सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही साथ कुछ परिनिष्ठित साहित्य भी पाया जाता है। इसके बाद हम 5वीं उपभाषा के रूप में बिहारी हिंदी को देखते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 बोलियां पाई जाती हैं, जिनके नाम भोजपुरी, मगही और मैथिली है। तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र मुख्य रूप से बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, छपरा तथा आसपास का क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 20 करोड़ लोग भोजपुरी का इस्तेमाल अपनी बोली भाषा के रूप में करते हैं। भोजपुरी का विकास विदेशों में भी हुआ है, जिसमें भारत से जो मजदूर ले जाए गए थे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए, फिजी, त्रिनिडाद, टोबैगो और सूरीनाम जैसे देशों में, वहाँ पे भी भोजपुरी पाई जाती है, क्योंकि वो बोली भाषा इन्हीं निवासियों के माध्यम से, इन्हीं कामगारों के माध्यम से वहाँ तक भी विकसित होकर पहुँच गई है। तो इसमें आप देखते हैं कि भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रसाद, प्रेमचंद इत्यादि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है। तो ये बिहारी हिंदी की सबसे बड़ी बोली के रूप में भोजपुरी
है और दूसरे नंबर की जो बोली है उसका नाम मगही है। संस्कृत मगध के विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मगही अपभ्रंश से विकसित मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफी मात्रा में पाया जाता है और कुछ ललित साहित्य भी मिलता है। तीसरी सबसे प्रमुख जो बोली है उसका नाम मैथिली है। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र पाया जाता है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न बोली है। साथ ही इसमें साहित्य रचना भी अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। आप जैसा कि जानते हैं कि विद्यापति जैसा प्राचीन कवि मैथिली में ही पाया जाता है और इसके बाद आधुनिक समय में गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा और नागार्जुन जैसे रचनाकार भी मैथिली बोली में ही पाए जाते हैं। तो हिंदी की इन प्रमुख उपभाषाओं और बोलियों के बारे में हम एक बात और जान लें कि मुख्यतः जो 10 भारत के राज्य हैं हिंदी भाषी के रूप में जिनको जाना जाता है, वहाँ पर इन बोलियों का विकास और विस्तार पाया जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि बोलियों की अपनी एक स्थिति होती है और इसमें इतनी ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है कि एक बोली भाषा का व्यक्ति दूसरे बोली भाषा के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान आसानी से नहीं बना सकता, यानी कि उसको समझने और बोलने में कठिनाई अनुभव होती है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि भारत एक बहुभाषा भाषी निवासियों का देश है और इसकी बोलियों में भी बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी मोटी बोलियां कई स्तरों पर प्रयोग की जाती हैं। लेकिन हम मुख्यतः इसकी 5 उपभाषाओं और 18 प्रस्तुत बोलियों के बारे में चर्चा करना समीचीन होगा। परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और आप इसका निश्चित रूप से अच्छे तरीके से पाठ तैयार कर लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों के बारे में एक रूपरेखा आपके मस्तिष्क में बन गई होगी और आप इसका इस्तेमाल निश्चित रूप से अपने आगामी परीक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।